हेलो गाइस, आई एम निखिल कुंडू और आज हम अपने Hyundai एक्सेंट के ओनर के साथ। तो भाई हेलो भाई, सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अशंक है, मैं एडवोकेट हूँ, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल का मेंबर हूँ और हिसार बार काउंसिल का मेंबर हूँ। यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है भाई। तो भाई आपकी गाड़ी है, जी। तो भाई गाड़ी के बारे में कुछ बताइए, कौन सा मॉडल है, विच ईयर? ये एक्सेंट है, SX ऑप्शन 2014 मॉडल और डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी है, अच्छा। तो सबसे पहले तो भाई आप ये बता दीजिए कि एक्सेंट ही क्यों ली, मतलब आपने जो कार है, और भी सेगमेंट में गाड़ी आती है जैसे डिज़ायर हो गई, अपनी अमेज हो गई, और भी Hyundai की तरफ से आती है, तो एक्सेंट ही क्यों ली मतलब आपने? एक्सेंट में ये है कि एक्सेंट आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है डीजल के अंदर, आपको सही बजट के अंदर ऐसी गाड़ी मिलती है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, फ्यूल इकोनॉमी की वजह से काफ़ी अच्छी है और आप इसको लेके जा सकते हैं लंबे, जैसे हिसार से चंडीगढ़ जाना है, हिसार से दिल्ली जाना है, तो मतलब फ्यूल एवरेज जो है गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है, मतलब जब भी टैक्सीज में भी यूज़ होती है, जैसे मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में जो आप कह रहे थे। यही कारण है, टैक्सी में भी यूज़ होने का यही कारण है। ये CNG में भी कामयाब गाड़ी है, डीजल के अंदर भी, इसीलिए ज़्यादा चलती है इंटरसिटी। चलो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा तो बताइए भाई, सबसे पहले गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है आपको वो कैसी लगती है, मतलब कि चलाने में कैसी है, मतलब गाड़ी परफॉर्मेंस इसकी सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फील होती हैं इसके अंदर चलाने में, जैसे कि एक टर्बो लैग है, फर्स्ट सेकंड गियर में आप चला रहे हैं कम स्पीड के ऊपर तो आपको टर्बो लैग महसूस होता है। बिल्कुल। और उसमें गाड़ी में वाइब्रेशन, गड़गड़ की आवाज़ थोड़ा बहुत आपको फील होगी। अब एज जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, कार्बन जमता रहता है, वैसे वैसे थोड़ा परेशानी उस तरीके मतलब उसका एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसके कारण ही मतलब ये भी है वाइब्रेशन का कारण कि 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर के इंजन का फ़ायदा ये है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिल गई, नुकसान ये आपको वाइब्रेशन मिल रही है। आइडलिंग के ऊपर जब 900 RPM चल रहे हैं तो वाइब्रेशन आपको परेशान करने लग पड़ती है अंदर, लेकिन जैसे 1000-1100 RPM पहुंचती है तो बियरेबल हो जाती है वाइब्रेशन। ठीक है। तो इसी से भाई आप ये बता दीजिए, फ्यूल इकोनॉमी जो अपनी वो कितने की एवरेज दे देती है गाड़ी? ये हाईवे पे अपने को एवरेज देती है 22 से 23 किलोमीटर की, और सिटी में दे देती है 16-17 किलोमीटर की एवरेज। अच्छा चलो बहुत बढ़िया है भाई, ये तो डीजल गाड़ी के हिसाब से बढ़िया एवरेज दे देती है। चलो फिर भाई ये बताइए कि गाड़ी की जो हैंडलिंग है, जो स्टेबिलिटी है, वो कैसी है? स्टेबिलिटी इस गाड़ी की प्यार से चलाने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, 80 से 100 जो चलाते हैं। अच्छा। लेकिन जो ऐसा होता है कि भाई जिनको तेज़ चलानी है और कट मारते हैं जो लोग हाईवे पे, उनके लिए ये गाड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर 100 के ऊपर स्टेबिलिटी खोने लगती है गाड़ी। अच्छा, तो आपने भाई मैक्सिमम इसकी कितनी स्पीड अचीव कर रखी है? मैंने 170 किलोमीटर अचीव। तो कैसा फील हो रहा था आपको उस टाइम? उस टाइम मुझे काफ़ी डर लग रहा था अच्छा। क्योंकि उसमें विजन होना बहुत ज़रूरी है। आगे आपका 300-400 मीटर आपको दिखाई दे रहा है और आप जा सकते हैं सीधा, क्योंकि अचानक कट मारना पड़ जाए तो दिक्कत होगी। बिल्कुल, वैसे मैं रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि आप इतनी हाई स्पीड पे चलाएं। हाँ, वो तो सिर्फ एक छोटे टाइम के हाँ लिए, बिल्कुल, टेस्टिंग शॉर्ट स्पैन के लिए किया था। चलो, और इसी से भाई गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो कैसी है? क्योंकि अपने फ्रंट में जो है अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में जो अपने ड्रम ब्रेक है, तो ब्रेकिंग कैसी है भाई? Hyundai जो है एक्सेंट के प्लेटफॉर्म पे और i10 के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि i10 की मतलब सिमिलर गाड़ी है, तो सेम ब्रेकिंग देती है, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी है, CNG की गाड़ी है या फिर अपनी डीजल गाड़ी है। तो उसकी वजह से ना, जो डीजल है वो भारी इंजन होता है, बिल्कुल। तो ब्रेकिंग में इसको थोड़ा टाइम लगता है, इतनी रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग नहीं है और इतनी रोबस्ट ब्रेकिंग नहीं है जो आप एक्सपेक्ट, मतलब एवरेज है, मतलब कि एवरेज ठीक है, मतलब उस कारण से, क्योंकि सेम चीज़, सेम सिस्टम यूज़ कर रही है Hyundai सभी गाड़ियों में। अच्छा जी। और ये भाई जो टायर साइज है ये भी मेरे को बड़े लग रहे हैं, क्योंकि गैप नहीं है, क्या आपने चेंज करा रखे हैं क्या? हाँ, टायर्स इसमें बदलवाए हुए हैं। इसका जो टायर है थोड़ा साइज इसका बड़ा है ट्रैक्शन के लिए। अच्छा। जो मैंने आपको दिक्कत बताई हाई स्पीड में जो प्रॉब्लम आती है, उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रखने के लिए। अच्छा, और ये उठवा भी रखी है गाड़ी? हाँ, इसको मैंने 2-3 इंच उठवा रखा है आगे से और पीछे से, तो ये भिड़े ना गाड़ी, मतलब कि पीछे से ये काफ़ी लगती थी। Hyundai गाड़ियाँ नेचुरली थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम आती है उनकी। बिल्कुल, जब भी मैं सोचूं कि मतलब गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया दे रखी है, मतलब इसमें हाँ, वो आपने उठवा रखी है। इसको थोड़ा सा उठवाना पड़ा और उसकी वजह से भी थोड़ी स्टेबिलिटी लूज हुई है, लेकिन एटलीस्ट आपका खर्चा आगे का बच जाता है, क्योंकि बम्पर लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये भाई जो लाइट्स हैं ये भी आपने कौन सी लगवा रखी है? हैलोजन तो नहीं है? ये मैंने HID लगवा रखी है दोनों में। हेडलाइट्स के अंदर आगे HID लगवा रखी है और पार्किंग लाइट भी अपनी LED लगवा रखी है, और जो
अपनी फॉग लाइट है वो LED लगवा रखी है। अच्छा, तो पूरा खर्चा कर रखा है भाई ने मतलब है। तो विजन भाई आपकी इंप्रूव हुई है, जो अपने नॉर्मल हेलोजन बल्ब थे स्टॉक उनसे, मतलब कि क्या लगता है आपको? हाँ, विजन इम्प्रूव हुई है। अगर क्लियर नाइट है, उसमें बारिश नहीं हुई है, स्टॉर्म नहीं आ रही है, तो आपको साफ दिखाई देता है। फॉगी दिन है अगर या बारिश आ रही है, उसमें तो कामयाब नहीं है उसमें बिल्कुल कामयाब नहीं है, आपको फिर हेलोजन की याद आएगी। उसमें तो येलो लाइट ही चलेगी, मतलब कि उसमें तो बात नहीं बनेगी। चलो तो फिर, और जो भाई अपना गाड़ी का बूट स्पेस है वो कैसा लगता है आपको? बूट स्पेस इनफ है, 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से आप एक हफ्ते की ट्रिप के लिए आराम से जा सकते हैं। अच्छा खासा बूट स्पेस है। और भाई ने बेस ट्यूब भी टिकवा रखी है भाई, पूरे शौकीन लग रहे हैं अपने हैं गाड़ी छोटी मॉडिफिकेशन बेस ट्यूब लगवा रखी है, थोड़ा गानों के अंदर अच्छा, बेस के लिए। अच्छा, और ये भाई ये क्या जो इनटेक ले रखा है? ये मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करवा रखी है ताकि एयर पास हो सके और अच्छे से क्लियर बेस जो है वो अच्छे से आ सके। चलो बूट स्पेस मतलब बढ़िया है। चलो, और अगर हम भाई गाड़ी के जो रियर स्पेस है उसकी बात करें तो जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कंफर्टेबल रहते हैं? आप एक बार बैठ के दिखा दीजिए। पैसेंजर्स जो हैं, अब जैसे मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ, बिल्कुल। तो ये मेरा पाँव अड़ रहा है इस पे, क्योंकि मैं ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ, तो मेरे जितना लंबा आदमी अगर आगे बैठा है पीछे बैठा है बिल्कुल, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ जी, हाँ जी। 100 किलोमीटर तक जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर लंबे सफर के लिए थोड़ी आपको परेशानी इसमें अच्छा, झेलनी और हेडरूम तो सही है? हेडरूम अच्छा है, ये गाड़ी में ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, बिल्कुल। ऊंचाई अच्छी दे रखी है, वो एक बात है ऊंचे आदमी के लिए, वो चीज़ अच्छी और है। अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, वो भी बढ़िया चीज़ पीछे है। की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आगे की तरफ नहीं मिलते, जो ये सजेस्ट वापस करता है कि ये टैक्सी के लिए प्रोमिनेंटली गाड़ी बनाई है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्या कर दिया, आगे की तरफ दे ही नहीं रखे, पीछे की तरफ दे रखे हैं। सिर्फ पीछे की तरफ, और गाड़ी में आगे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ नहीं आते। क्योंकि ये इसका कस्टमर बेस मेन वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जो आगे का कंफर्ट है, आगे बैठ के दिखाइए आप, आगे का कैसा कंफर्ट है जो ड्राइवर आप चलाते हैं अपनी गाड़ी? आगे का कंफर्ट भी अच्छा कंफर्ट है, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से। एक इसके अंदर ऑप्शन जो SX ऑप्शन आपका मॉडल है, उसमें हाइट एडजस्टर आपको मिलता है, जिससे आप हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, लंबा आदमी इसकी हाइट नीचे कर सकता है। बिल्कुल। और टेलीस्कोपिक नहीं है, लेकिन टिल्ट का फीचर इसमें दिया हुआ है ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हिसाब से आप उसको एडजस्ट करके सफर काट सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया है। चलो, और ये भाई एम्बिएंट लाइटिंग ये भी लगवा रखी है आपने आफ्टर मार्केट है? हाँ, ये क्योंकि ब्लू इसका सारा के सारा लाइट्स ब्लू हैं, तो ये शाम को ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करती है, ईयर लाइट बोलते हैं इसको। अच्छी लगती है, मतलब देखने में बहुत ही सूदिंग इफेक्ट होता है इनका रात को। अच्छी लगती है और मतलब ड्राइविंग का एहसास अच्छा रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो और भाई अपना जो रियर कैमरा है मतलब कि, हाँ जी, उसकी क्वालिटी कैसी लगती है आपको? रियर कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है। जैसे कि अंदर अगर आप देखेंगे, मेरे को जैसे मैं रिवर्स में एंगेज करता हूँ, इसका कैमरा यहाँ पर ऊपर आता है, बिल्कुल, और इतने से स्पेस में आता है, लेकिन ये एडिक्वेट स्पेस है जिसमें आपको साफ दिखाई दे जाता है कि भाई पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है और सब कुछ साफ है। मेरे हिसाब से हुंडई वालों की चाल रहती है कि मतलब कि जो साइज है उसको छोटा कर दे ताकि पिक्सल ना फटे हैं कैमरे के, ये भी एक रीजन है मेरे हिसाब से। अब जो नई गाड़ियां आई हैं उनके अंदर ये वाला जो मॉड्यूल है, लेकिन उनमें भी जैसे क्रेटा है उनमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में दे देते हैं, लेकिन उसमें आधी स्क्रीन में ही देते हैं, वो पूरी स्क्रीन में नहीं देते, क्योंकि उनकी जो पिक्सल है वो फट जाते हैं मेरे हिसाब से। अभी मेरी मदर के पास i10 है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, तो उसके अंदर 7 इंच की स्क्रीन है, उस पर पूरी पे आती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन क्योंकि क्रेटा की बड़ी स्क्रीन है तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है। चलो, तो ये बढ़िया है भाई। और कुछ बताना हो गाड़ी के कौन क्या लगते हैं, मतलब आपको? अच्छाइयाँ तो चलो बहुत हो गई, गाड़ी की जो बुराइयाँ हैं वो बता दीजिए कुछ। बुराइयाँ ये हैं, अब ये गाड़ी 1,35,000 किलोमीटर निकाल चुकी है। अच्छा, इसने 2-4 एक्सीडेंट भी झेल लिए हैं। एक्सीडेंट झेल लिए? हाँ, एक्सीडेंट की वजह से लाइफ तो देखो कम होती है, बट उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं हुंडई की गाड़ियों में। और फिर जब प्रॉब्लम आती हैं कि मॉडर्न और एडवांस गाड़ियाँ जैसे जैसे होती जा रही हैं, उतनी ज़्यादा सेंसर, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो आपको सिर्फ हुंडई ऑफिशियल के पास जाके इसको ठीक करवाना पड़ता है। और अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कभी फॉल्ट आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ बदलनी पड़ती है, सब चीज़ें ओवरऑल महंगी होती है। बिल्कुल, है ना, सभी पार्ट्स जो हैं उनका रेट महंगा होता है। अब मेंटेनेंस कितनी थी, मतलब कि सर्विस कॉस्ट है उसके बारे में बताइए आप। सर्विस नॉर्मली 10,000 के बाद कराई हुई सर्विस आपकी 2,500 से 3,000 के करीब पड़ती है। चलो ठीक है। और मेजर सर्विस जो 20,000 किलोमीटर पे होती है वो 5 से 6,000 के करीब पड़ती है। अच्छा, मतलब पार्ट्स वैसे महंगे हैं, मतलब कि अगर रिप्लेस हो स्पेयर पार्ट जो है। डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर देखेंगे वो कोरियन मेक के हैं सारे। बिल्कुल, जैसे मारुति इंडिया में बनाता है, ये लोग इंडिया में नहीं बनाते। अच्छा, इंपोर्ट होते हैं सीधा? इंपोर्ट होती हैं, उसके कारण ये महंगे हो जाते हैं। पार्ट होते हैं। चलो, ये भी ठीक है। तो और कुछ भाई, और कोई बुराई? और बुराई यही है कि
थोड़ा एक स्टेबिलिटी इशू है और वाइब्रेशन का इशू है, और इतनी लंबी चलने के बाद गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, सिस्टम फॉल्ट, जैसे अपना स्टीयरिंग है, अब उसका क्लॉक स्प्रिंग जो है हाँ जी, जिसकी वजह से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो मेल फंक्शन करने लग गए हैं, अच्छा, तो वहाँ आपको खर्चा फिर लगाना पड़ता है, क्लॉक स्प्रिंग बदलवा मतलब दिक्कत आने लगी है अब गाड़ी में मतलब। आने लग जाती है। अब 1,35,000 चल चुकी है, अब ये आगे आने वाले टाइम में और दिक्कतें इसकी बढ़ती ही रहेंगी। अच्छा अच्छा, तो भाई मतलब कि आप सेटिस्फाइड हो? फिर आप ये बता दीजिए गाड़ी लेके जो यहाँ अब तक एक्सेंट, इसने लाइफ काटी है उसमें तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब आप रेकमेंड करेंगे और जो अपने व्यूअर्स हैं उनको कि यहाँ एक्सेंट ले सकते हैं। अगर आपको 1.5 लाख किलोमीटर के बाद में गाड़ी बदलनी है, 5 साल 6 साल 7 साल चलानी है, उसके बाद आप बदलते हाँ हैं, जी। तो आप उसके लिए ले सकते हैं। अगर आप यूँ सोचें मैं इस गाड़ी को लंबा टाइम चलाऊंगा, पुश्तें निकल जाएंगी 10-10 साल और 15-15, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, चलो ये भी ठीक है, भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई है। तो चलो यही था भाई अपना बाइक का रिव्यू। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू देने के लिए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।